विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर.के. क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इतिहास कक्षा 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय। यह पाठ्यपुस्तक 3 पार्ट में विभाजित की गई है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 किताबें हैं कक्षा 12 में वर्तमान स्तर में। आप इस वीडियो को अपने जितने भी कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कर दीजिए और यह पाठ यानी कक्षा 12 की ये जो तीनों पाठ्यपुस्तकें हैं पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं आईएएस, आरएएस, पटवार, कांस्टेबल, लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर दोनों के लिए नेट एग्ज़ाम, बीएसटीसी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तक है। एनसीईआरटी की बुक है ये कक्षा 12 नवीनतम पाठ्यपुस्तक। इसका हम आज पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं और फर्स्ट में ही पार्ट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ईंट, मनके तथा अस्थियां, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमें ईंटें प्राप्त हुई है, मनके प्राप्त हुए हैं, अस्थियां प्राप्त हुई है, इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पाई मुहर। संभवतः हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है। पुरा वस्तु का मतलब है सबसे प्राचीन, यानी हड़प्पा सभ्यता। ये जो मुहर है, हड़प्पाई मुहर हमें प्राप्त हुई है। ये देखो, ये मुहर है जिस पर ये जानवर का चित्र बना हुआ है और लिपि के चिन्ह इसके ऊपर उत्कीर्ण है। यह मुहर किससे बनी है, ये पूछा जाता है परीक्षा में। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। ये जो मुहर बनी है वह सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र एवं ऐसी लिपि के चिन्ह मिले हैं। ये देखो, लिपि उत्कीर्ण है यहाँ पर, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इस लिपि को आज तक भी पुरातत्वविद इसको पढ़ नहीं पाए हैं। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तुओं, यानी हम इस लिपि को नहीं पढ़ पाए, फिर भी हमें उनके जीवन के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो हमें उनके जीवन के बारे में जानकारी, उन्होंने जो कुछ वस्तुएं पीछे छोड़ी है, देखो कौन सी वस्तुएं, जैसे उनके आवास स्थल है, उनके मृद भांड है, मिट्टी के बर्तन, उनके आभूषण है, औजार है और मुहरें। इनसे हमें उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो खान पान है, उनका रहन सहन है, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या जानते हैं और ये सब कुछ हम कैसे जानते हैं। तो हम यह जो अन्वेषण करेंगे क्या और कैसे वाला, यह पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे है, हो सकता है हमेशा भी रहे।
कुछ पहलू ऐसे हैं जिनको आज भी हम नहीं जान पाए, जैसे ये लिपि के चिन्ह हैं जिनको आज भी हम नहीं समझ पाए भी इनकी संख्या कितनी थी और इनको किस प्रकार लिखा गया, किस प्रकार हम इसको पढ़ सकते हैं। ये जानकारी आज भी एक पहलू बनी हुई है, हमारी समझ से परे है। नेक्स्ट है परिभाषिक शब्द स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा संस्कृति भी है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं। संस्कृति शब्द है वो किस लिए करते हैं? एक पूरा वस्तुएं, जो प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई है उनके एक ऐसे समूह के लिए संस्कृति का प्रयोग करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। यानी पुरातत्वविदों ने पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह को संस्कृति कहा है जो एक विशिष्ट शैली से निर्मित है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में वो पाए जाते हैं और एक विशेष कालखंड यानी समय के दौरान वो पाए जाते हैं। उसको क्या बोला गया है? संस्कृति कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरा वस्तुओं में ये जो विशिष्ट पुरा वस्तुएं हैं ये कौन कौन सी है? प्राचीन वस्तुएं मुहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें। इसमें आप देख सकते हो, देखो इस चित्र में ये फलके हैं और ये पत्थर के बाट है, फलके और ये बाट है पत्थर के, और ये मनके हैं, मनके, बाट और फलक। इस सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ? हड़प्पा नामकरण कैसे हुआ? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई और जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई, पहली बार जो संस्कृति खोजी गई यह कौन से स्थान पर खोजी गई? हड़प्पा नामक स्थल पर खोजी गई। इसी के कारण इसका नाम क्या कर दिया गया? हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। और इसका काल निर्धारण भी किया गया। काल निर्धारण कब किया गया इसका? 2600 ईसा और 1900 ईसा के पूर्व के बीच, यानी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में इसका काल निर्धारण किया गया। यानी इतने वर्ष ये पुरानी है, ईसा से इतने वर्ष पुरानी है, ये इसके बीच का समय इसका निर्धारित किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता के पहले और बाद में भी, यानी ये जो क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता स्थल, इस क्षेत्र में इस सभ्यता यानी जो हड़प्पा सभ्यता है इससे पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। आरंभिक हड़प्पा यानी अब जो हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं यह प्रवर्ती हड़प्पा कहलाती है। और इससे पहले भी कोई न कोई सभ्यता थी, उसको हम क्या कहेंगे? आरंभिक सभ्यता या आरंभिक संस्कृति कहते हैं। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हैं। यानी एक तो हम प्रवर्ती हड़प्पा कहा है इसका, और दूसरा नाम हम इसको क्या कह सकते हैं? विकसित हड़प्पा संस्कृति कह सकते हैं। तो दो प्रकार की संस्कृति हमें यहाँ से प्राप्त होती है। हड़प्पा से पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति और प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसको हम हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। और प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति को हम क्या नाम दे सकते हैं? विकसित हड़प्पा संस्कृति नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट देखो, कुछ शब्दावली है, ये भी हमें याद रखनी है। देखो अंग्रेजी में बीसी जिसकी फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, ये आपको याद रखना है। बीसी की फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्राइस्ट। और एडी की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, जो दोनों ही क्या है? लैटिन भाषा के शब्द है, ये भी याद रखना है, लैटिन भाषा के शब्द है। आजकल क्या है, इनके स्थान पर
CE तथा BC की जगह आजकल AD की जगह, यानी AD के स्थान पर तो आजकल क्या प्रयोग करते हैं, CE। CE का फुल फॉर्म है कॉमन एरा, कॉमन एरा। और ये तो है AD की जगह CE, तथा BC की जगह यानी बिफोर क्राइस्ट की जगह क्या प्रयोग करते हैं, BC की जगह आजकल BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ये प्रयोग करते हैं। अब इस चित्र में देखो, यहाँ कुछ सभ्यता स्थल के बारे में दिया गया है। सबसे पहले तो ये नदी आपको देखनी, देखो ये सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की ये नदी है सिंधु नदी है, जिसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, व्यास। तो इनका क्रम भी आपको इस प्रकार याद रखना है, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर, दोनों तरह क्रम पूछा जाता है। फिर ये मांडा नामक स्थल है जो जम्मू कश्मीर में है, मांडा, ये आपको याद रखना है। मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। हड़प्पा ये पाकिस्तान में है और रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। इसके बाद में मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। आमरी, बालाकोट, सूतकांगेडोर ये भी पाकिस्तान में है। तो ये पाकिस्तान के स्थल है। और भारत में राखीगढ़ी हरियाणा में है, बनवाली हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, मीताथल हरियाणा में है। तो ये स्थल आपको, धोलावीरा ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है गुजरात का। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट इसमें देखो, ये साबरमती नदी है, माही नदी है, यहाँ पर लोथल है, लोथल रंगपुर ये गुजरात में है। और ये जो नागेश्वर स्थल है ये बिल्कुल देखो इस तट पर है, ये अरब सागर के बिल्कुल तट पर है। यहाँ पर ये नर्मदा नदी है। नेक्स्ट है आरंभ, इसका आरंभ कैसे हुआ, इस सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का आरंभ देखो। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी, ये हम पढ़ चुके हैं। विकसित जो हड़प्पा संस्कृति है, इससे पहले भी यहां संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली से संबद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें जानकारी कहां से मिलती है, कृषि से, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनके बड़े आकार की संरचनाएं लगभग नए के बराबर होती थी। कुछ स्थलों के बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों तथा कुछ अन्य स्थलों के त्यागे जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। ये देखो कितनी अच्छी बात कही गई है कि आरंभिक जो हड़प्पा स्थल है और हड़प्पा वर्तमान में जो हड़प्पा सभ्यता है, इनके बीच में क्रम भंग था, यानी कोई ना कोई इनके बीच में कोई और सभ्यता थी जिसका हम अभी तक पता नहीं लगा पाए। अब इसमें इधर देखो हड़प्पा संस्कृतियां, एक तो है सिंध और चोलिस्तान, ये थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है। चोलिस्तान पाकिस्तान में, ये चोलिस्तान, सिंध भी पाकिस्तान में है और चोलिस्तान जो है वो थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है। में बस्तियों की संख्या के संबंध में कुछ आंकड़े दिए गए। देखो बस्तियों की कुल संख्या सिंध से मिली है 106, चोलिस्तान से 239, आरंभिक हड़प्पा स्थल से 52 और चोलिस्तान से 37। विकसित हड़प्पा, ये तो आरंभिक हड़प्पा यहाँ तो मिली है कुल देखो 106 और 239। आरंभिक हड़प्पा स्थल की संस्कृतियां जो मिली, स्थल मिले हैं वो है 52 और यहाँ से चोलिस्तान से 37। विकसित हड़प्पा जो हम वर्तमान में देख रहे हैं उसके सिंध में 65 स्थल मिले हैं और चोलिस्तान में 136। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां कितनी मिली है, सिंध में 43 और 132। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल 29 और 33। इसके बाद में ये अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे, यानी
हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे। तो इसमें देखो, ये एक तो विकसित हड़प्पा संस्कृति है, कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। तो जीवन निर्वाह में देखो, एक तो विकसित, दो प्रकार की हम संस्कृतियां पढ़ रहे हैं, विकसित हड़प्पा संस्कृति और आरंभिक। तो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के स्थान पर ही विकसित हड़प्पा संस्कृति पनपी, इसलिए कुछ ना कुछ उनको वहां जीवन निर्वाह के लिए कुछ संसाधन उपलब्ध हुए। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल और समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों, देखो क्या खाते थे वो, जीवन निर्वाह कैसे करते थे। पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद जैसे कंदमूल, फल वगैरह जो प्राप्त होते थे वो खाते थे। जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, खाते थे, से भोजन प्राप्त करते थे। इसका साक्ष्य हमें देखो, जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं। ये जो आहार संबंधी अध्ययन करते हैं, ये कौन करते हैं? पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं। प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के ये विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों, कौन कौन से दाने मिले? देखो, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने हमें गुजरात से मिले हैं, अच्छी तरह याद कर लेना। बाजरे के दाने के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? गुजरात से। चावल के दाने अपेक्षा चावल के दाने बहुत कम मिले हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियां में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियां हमें प्राप्त हुई है। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। पूरा प्राणी विज्ञानियों तथा जीव पुरातत्वविदों ने जो अध्ययन किया है, इसे पता चलता है कि ये सभी जो जानवर है वो कैसे थे? ये पालतू जानवर थे। जंगली प्रजातियों में देखो कौन कौन मिले हैं? वराह, सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी हमें प्राप्त होती है। हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आकेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। ये अभी तक हम नहीं जान पाए हैं। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है हमें। पक्षियों की हड्डियां, मछली की हड्डियां और घड़ियाल की हड्डियां, सूअर की हड्डियां, हिरण की हड्डियां, अन्य जानवरों की हमें हड्डियां प्राप्त होती है। ये जो चित्र बना हुआ है देखो, इसमें लिखा है आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति। आरंभिक जो हड़प्पा स्थल है उसके बारे में ये स्थल है। आमरीनाल, दबसादात, कोट दीजी, ये आरंभिक स्थल है। सिसवल वगैरह, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी यानी खेती। खेती के संकेत हमें कैसे प्राप्त होते हैं? हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिले हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? जैसे मान लो खेत को जोत दिया गया इस प्रकार और उसमें छिड़काव किया जाता था बीज का। मोहरों पर किए गए रेखांकन, मोहरों पर जो चित्र बने हैं मृण मूर्तियों पर, ये सब इंगित करती है। वृषभ के विषय में हमें जानकारी थी, यानी मोहरों पर कुछ चित्र मिले हैं और मृण मिट्टी की मूर्तियां, जैसे ये मूर्ति है, ये मिट्टी की क्या है? मृण मूर्ति है वृषभ की, जिसे हम बैल कहते हैं, बैल की ये मूर्ति है। तो इन प्रकार की जो मृण मूर्तियां हैं, मिट्टी की बनी हुई बैल की ये प्रतिलिपि है, यानी मिट्टी की ये मूर्ति बनी हुई है बैल की। इससे हमें जानकारी मिलती है कि इसका उपयोग वो खेत जोतने के लिए करते थे। बैलों का उपयोग किसके लिए करते थे? खेत जोतने के लिए। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों से और बनवाली, चोलिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है। बनवाली जो हरियाणा में है, से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन जो राजस्थान में है नामक स्थान पर जूते हुए खेत के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से
कालीबंगा से हमें जूते व खेत के साक्ष्य मिलते हैं। आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे को दर्शाते हैं। यानी खेत में इस प्रकार समकोण पर ये हल की बुआई की गई है, जुताई की गई है, जो समकोण पर काटते थे। एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, जिसको हम गिरिड पद्धति भी कहते हैं। गिरिड पद्धति से कालीबंगा में फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया। जो पुरातत्वविद है उन्होंने फसलों की कटाई में कौन से औजार प्रयुक्त किए जाते थे उनको भी उन्होंने पहचाना। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। अधिकांश जो हड़प्पा स्थल है वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, ये ध्यान रखना आपको, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोर्तुघोई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो सोर्तुघोई जो अफगानिस्तान में है, सोर्तुघोई कहाँ पर है, अफगानिस्तान से है। हमें यहाँ पर नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा कुछ नहीं मिला है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी, यानी जो प्राचीन नहरें हैं वो मिट्टी से भर करके समाप्त हो चुकी थी, ऐसा माना गया है। इनके प्रयोग सिंचाई के लिए, जो कुएं प्राप्त हुए हैं इनका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त धोलावीरा जो गुजरात में है, यहाँ पर जलाशयों का प्रयोग, धोलावीरा में देखो जलाशय मिले हैं, जलाशय तालाब, यानी इससे पता चलता है कि जल प्रबंधन की जो व्यवस्था की गई थी वो कहाँ की गई है, धोलावीरा गुजरात में की गई है। कृषि के लिए जल संचयन हेतु क्या, यानी कृषि के लिए इन जलाशयों में जल इकट्ठा किया जाता होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया पुरातत्वविदों द्वारा। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इस पार्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।